इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पाकिस्तान में जहां एक और तमाम जो अवाम है वो भूख से हलाकान है, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी वहां पर बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की फौज कर रही है मौज। जी हां, और सिर्फ अभी नहीं, बरसों बरस से पाकिस्तान फौज का यही दस्तूर रहा है, अवाम जय भाड़ में, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि आज इस पूरे एपिसोड के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की जो फौज है वो सिर्फ मौज कर रही है, लेकिन दूसरी ओर भारतीय सेना, तमाम हमारे जवान, हमारे अधिकारी, हमारे तमाम जो ऑफिसर्स वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, देश के लिए शहादत देते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है क्या? उसके लिए अगर हम कहा जाए कि अगर दोनों पक्षों को तोला जाए तो भारत या देश के प्रति जो सम्मान होता है, जज्बा होता है, उसे किसी पैसे के पोटली में नहीं तोला जा सकता। लेकिन पाकिस्तान फौज का आज उस चेहरे को हम बेनकाब करेंगे जहां पे आप जानेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एट्रोसिटीज यानी कि जुल्म ही नहीं करती आई है, बल्कि अपनी आवाम का हिस्से का राशन भी खा जाती है, उसमें वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन तमाम पहलुओं पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल श्री एसपीएस खुराना साहब। कर्नल साहब, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, जब इसकी स्टडी हम कर रहे थे, हालांकि खबरें लगातार आती रही कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, अगर उसको कहा जाए कि कारोबारी सेना या यूं कहा जाए कि व्यापारी फौज, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो मैं कहूँगा कि हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेबर है, एक बहुत ही अनसुलझा, जिसके बारे में आप जितना उसके बारे में जानोगे आप हैरान होते रहोगे कि ये कैसा देश है हर पहलू में। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी की बात है, कोई भी आर्मी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हो और वो देश को प्रोटेक्ट करने की बजाय और उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय उनके ऊपर चढ़ जाए, उनके ऊपर राज करे, तो उस देश का तो मैं कहूँगा भगवान ही मालिक है। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी की बात है, पार्टीशन हुई 1947 में, थोड़ा सा इतिहास कवर करना चाहूँगा। 47 में जब पार्टीशन हुआ, हम एक ही थे, एक ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती थी। और आप मानोगे नहीं, जो इनके पहले इनके चीफ रहे हैं मोहम्मद मूसा, वो और मानिक शाह एक ही ट्रेनिंग लिया हुआ था। बट आज देखोगे 75 साल बाद वो कहाँ और हम कहाँ। आज पाकिस्तान की आर्मी वर्ल्ड रैंकिंग में 47 नंबर पे आती है। जहाँ मिलिट्री पावर की बात आती है तो 7वें नंबर पे है। पावर मीन्स राज को चलाने में, पॉलिटिक्स में और देश को चलाने में कितनी भागी है, ये वर्ल्ड रैंकिंग में उसका 7वां नंबर है। और जबकि भारत का जो मिलिट्री है वो यदि आप देखोगे तो टॉप 5 में आती है। और जहाँ तक मिलिट्री पावर की बात है उसका लिमिट पूरा अलग है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी पे पूरा बिलीव करते हैं और डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी आर्मी अपॉलिटिकल है, पाकिस्तान की आर्मी की नहीं है। और जहाँ पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम मात्र की है। वो उसको पीएम बनाते हैं जो टेन्योर ही पूरा नहीं करता। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी पीएम 5 साल टेन्योर नहीं कर पाया, क्योंकि उनको चाहिए पपेट, जो उधर झांके भी नहीं और बिल्कुल अपने आर्मी को अपने वे से काम करने दे, और जो वो कहें वो उस पर वो साइन कर दे, बिना पूछे, बिना उसमें कोई क्वेश्चन किए हुए। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान मिलिट्री को ऐसी पावर देती हैं जो करप्शन को बढ़ाती हैं। और करप्शन में
आज पाकिस्तान आर्मी गले तक नहीं, मैं कहूंगा पूरा का पूरा डूबी हुई है। ये भी समझना चाहिए कर्नल साहब कि आखिर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बद से बदतर हुए पड़े हैं, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं, अभी मैं पढ़ रहा था कि जनरल बाजवा जो उससे पहले जो जनरल रह चुके हैं, उनकी करीब 13 अरब की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। एक वेबसाइट ने इसका खुलासा किया जिसे बाद में बंद करा दिया गया। तो क्या सिर्फ ये जनरल बाजवा की कहानी है या और भी तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी कहानी है? दूसरा सवाल ये भी, क्या सिर्फ जनरल या हायर रैंक के ऑफिसर्स ही इस बड़े पैमाने पर जो है फार्म हाउस या बड़े बड़े जो आलीशान बंगले और तमाम सुख सुविधाओं का जो इस्तेमाल करते हैं, या फिर आर्मी की हर रैंक में इस तरह का जो है ऑफर छुपा होता है? ये एक डॉक्टर आयशा सिद्दीकी हुई हैं जी, पाकिस्तान की राइटर, इन्होंने एक बुक लिखी थी पाकिस्तान इंक, INC इंक। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बहुत खुलासे किए हैं उसमें, और खुलासों से पता लगता है कि आप ये जानते हैं कि जो सबसे पाकिस्तान में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है वो पाकिस्तान मिलिट्री चलाती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है वो पाकिस्तान की मिलिट्री ओन करती है। और जो पाकिस्तान के जो मेन बड़े स्कूल्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान मिलिट्री ओन करती है। और इस जो कंपनी को चलाते हैं उसका नाम है फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान। इसमें 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां, और इसके जो टॉप CEO हैं वो सारे पाकिस्तानी जर्नल्स हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान का एक मेजर जनरल रिटायर होता है ना, उसको बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। और यदि कमांडर रिटायर होता है, कोर कमांडर बन गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, ऐसे व्यक्तियों को ये सब कंपनियों के CEO दे दिया जाता है। क्योंकि ऐश करो, जिसको ऐश करने को दोगे तो वो दूसरी तरफ नहीं देखेगा। रिटायरमेंट के बाद भी आपको पूरी ऐश है। अब ये प्रश्न आता है कि ये आर्मी क्यों चलाती है और क्यों ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में मिलिट्री फ्लरिश कर रही है और इतना ओन कर रही है? प्रश्न स्वाभाविक होगा, उठेगा। पाकिस्तान के इतिहास में 32 साल के करीब 75 साल में से आर्मी ने रूल किया है। जब आर्मी का रूल होगा, और उसमें क्यों होगा, उसके दो कारण होंगे। एक, टर्मोइल होगा, कोई भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान की आर्मी उसमें एंटर करेगी। मतलब कोई भी, जहां भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी वहां मिलिट्री रूल स्थापित होगा। जब मिलिट्री रूल स्थापित होगा तो क्या होगा, बाहर की कंपनियों से कोई FDI, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आएगा। उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब मिलिट्री ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया, देखिए हमारी पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत करप्ट हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। आप सामान उन्होंने बेचना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि हम पे डिपेंडेंट हैं और हम आपकी सहायता कर रहे हैं। इससे क्या हो गया कि ओन इंडस्ट्री बैठ गई और ये इंडस्ट्री फ्लरिश हो गई। जब ये इंडस्ट्री फ्लरिश हुई, इसमें मोस्टली पाकिस्तान के जर्नल्स और इनके सीनियर ऑफिसर्स थे। इससे क्या होगा, पाकिस्तान को और मिलिट्री पावर मिल गई। चाहे वो इलेक्शन कोई लड़ने में हो, किसी रिगिंग में हो, किसी तरह पावर को छीनने में हो, इससे मिलिट्री और स्ट्रांग होती गई। उसके पास फंड की बैकिंग पूरी की पूरी आ गई। ये कारण था कि पाकिस्तान में मिलिट्री ने पूरा का पूरा कब्जा करना प्रोसेस में शुरू किया। बहुत बेनिफिट है। आप तो एक जनरल का नाम ले रहे हैं, इसमें तो लिस्ट है उसकी पूरी की पूरी। चाहे वो जनरल कियानी हो या शरीफ हो या अभी फैज हमीद ही हैं। फैज हमीद को क्यों नहीं उन्होंने अभी तक अरेस्ट किया? फैज हमीद खुद इन्वॉल्व है कई चीज़ों में अभी, क्योंकि वो सर्विंग है। हाथ इन्होंने किसी भी जनरल को नहीं डाला। उनकी पॉलिसी ये रही है, आर्मी जनरल को किसी में आपने देखो कहीं करप्शन में लिया, कहीं अकाउंटेबल बनाया? नहीं बनाया। वो सिविलियन को, पॉलिटिशियन को करेंगे, कभी सर्विंग जनरल को या रिटायर्ड जनरल को कभी अकाउंटेबिलिटी में लेके नहीं आएंगे। क्या आर्मी एक्ट उन पर लागू नहीं होता? ये उनकी सोच है। आर्मी को टच मी नॉट, सिविलियन को छोड़ो नहीं। कर्नल साहब, ये सब बात समझना चाहेंगे कि चलिए सर्विंग तो समझ में आता है कि आप नौकरी पे हैं आर्मी की, तो चलिए ठीक है, तमाम डर भय खौफ वहाँ पे रहता है क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डेमोक्रेसी ना के समान है। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद भी इन आर्मी ऑफिसर्स का इतना खौफ रहता है कि उनके किए गए भ्रष्टाचार, उनके द्वारा खरीदी गई मिल्कियतें, उनके तमाम जो फार्म हाउस, उनके तमाम जो कारोबार है उस पर कोई हाथ नहीं डालता? नहीं, ऐसा नहीं है। जानते हैं सब लोग। आप यदि पिछले जो चीफ हैं
रिटायर हुए हैं बाजवा, जब ये चीफ बने इनकी इनकम या इनकी पूरी नेट वर्थ असेट बहुत कम थी। चीफ बनने के बाद में और जितना टेन्योर उनको एक्सटेंडेड टेन्योर मिला है, इमरान खान जो उस समय पपेट की तरह लाए गए थे और जब थोड़ा बहुत सीख गए तो उनको निकाल के मक्खी की तरह फेंक दिया गया। जो पॉलिटिशियन सीखा है, चाहे वो भुट्टो था, चाहे इमरान खान था, नवाज शरीफ था, जहां उन्होंने अपने को पावरफुल समझा, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। अब इसकी जो बाजवा की मैं बता रहा हूं, इसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई, पर क्यों आर्मी ने नहीं पूछा? बिकॉज उनको मालूम है यदि हम हाथ डालेंगे तो हमारे नीच के इतना ज्यादा निकलेगा कि उसको हाथ नहीं डालना। इस तरह वो सारे कारपेट के नीचे दबाए जा रहे हैं उनके किए किस्से। जब तक ये किस्से नहीं निकलेंगे पाकिस्तान में कोई सुधार नहीं होगा। पाकिस्तान की जनता ऐसे ही पिसती रहेगी, क्योंकि वो कारपेट के नीचे सारा कुछ इनका किया कराया डाल देते हैं और सबका मुंह बंद कर देते हैं। जो बोलने वाले जर्नल होते हैं उनको सीईओ की पोस्ट इन कंपनियों में दे दी जाती है, जिससे वो अपना मुंह ना खोलें और उनको पैसा लुटा दिया जाता है। जो इतनी कंपनियों से कमाई होती है, 50 कंपनियां जो चला रहे हैं इतनी बड़ी, आप मानोगे नहीं, ये एक टाटा अंबानी के ब्रांड से भी ज्यादा है। एक ब्रांड जिसे हम कहते हैं कि चाहे वो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं, पेट्रोलियम चला रहे हैं, टाटा और अंबानी इतने टैक्स पे कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर ये कंपनियां भी टैक्स पे कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कमा जरूर रहे हैं। इस तरह कियानी है, शरीफ है, इवन इससे पहले जो कियानी थे उन्होंने तो पता लगा एक आइलैंड भी खरीदा हुआ है। इतना पैसा यदि मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है काफी उन्होंने जो है प्रॉपर्टी बनाई, बहुत बनाई है। मतलब जो चीफ बन गया वो तो पूरा हो गया। अभी ये देखिए जो सी पैक का कॉरिडोर क्यों रुक गया? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इतना करप्शन हुआ कि वो जो पाकिस्तान साइड बनना था वो पूरा ही नहीं हुआ है। और BRI इनिशिएटिव का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, ये इनकम्प्लीट क्यों रह गया? ये करप्शन के कारण रह गया, क्योंकि जर्नल बन गया, उसे मालूम है मेरे को ले जाना है और मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यंग ऑफिसर्स को भले ही पूछेंगे, बट सीनियर ऑफिसर में कोई हाथ नहीं डालेगा। ये डरना नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उससे अपना एक उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है कि ना, मैं तुम्हारी पतलून नहीं खींचूंगा, तुम मेरी पतलून नहीं खींचना। और इस पतलून से याद है कर्नल साहब कि ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो क्यों नहीं पतलून खींचती है। 47 में ये हारे भारत से, 65 में ये हारे भारत से, 1971 में ये हारे भारत से, 1999 में कारगिल में ये हारे भारत से, बालाकोट एयर स्ट्राइक में इनके खुद के जो हैं जो तमाम जो नेता बोल रहे हैं कि साहब जनरल बाजवा आए थे, पैर कांप रहे थे और बोले कि जल्दी से अभिनंदन को रिहा कर दो, नहीं तो भारत जो है वो हमला बोल देगा। तो ऐसी फौज को तो अपनी जनता के सामने, आवाम के सामने खड़े होने का कोई हक है ही नहीं कि आप जो भी जंग, एक तो खुद जंग लड़ते हैं, खुद आगे से इनिशिएट करते हैं और उसके बाद फिर वो जंग हार भी जाते हैं। उसके बाद भी वहाँ की आवाम को किस कदर उन्होंने जो है कब्जे में ले रखा है कि वहाँ की आवाम फौज के खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर पाती। इसके दो कारण हैं। एक तो मिलिट्री पावर जब आती है ना, तो साथ में मिसयूज ऑफ पावर भी साथ में लाती है। जैसे मैं अभी इतिहास में बात करूं पाकिस्तान की, 1956 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जिसे हम ये लोग आयन कहते हैं या हम संविधान कहते हैं, 56 में बना। 58 में कू हो गया। संविधान बनने के 2 साल में मिलिट्री कू हो गया। और हुआ भी कैसे? उस समय पाकिस्तान में मिलिट्री जब ये 56 में संविधान आया, उस समय होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का रोल अयूब खान कर रहे थे जी। और जो प्रेसिडेंट थे वो इस्कंदर मिर्जा थे। और इस्कंदर मिर्जा रिटायर्ड मेजर जनरल थे। इस्कंदर मिर्जा ने अयूब खान के साथ मिलके, और उस समय जो नूर, मैं नाम भूल रहा हूँ, नूर करके उनका नाम था, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने एक साजिश रची और नूर को डिस्पोज ऑफ कर दिया और पावर सीधी की सीधी इस्कंदर मिर्जा ने टेक ओवर कर ली और इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। किसको? याया खान को, अयूब खान को। जब अयूब खान ने उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, 2 हफ्ते के अंदर में ही इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। उनको इस्कंदर मिर्जा की पॉलिसी पसंद नहीं आई। 2 हफ्ते के बाद में उसने इस्कंदर मिर्जा को उतार के फेंका, अयूब खान ने, और खुद पूरा आर्मी के लीडर बन गए और अपने साथ
याया खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना लिया। 10 साल तक उसने रूल किया। जब 65 में युद्ध हारे, पर लोगों को लेसन पढ़ाया गया कि हम जीते हैं, और पूरी गलत मिलिट्री हिस्ट्री लोगों को डाली गई। यही गलत, ये मतलब जंग हारने के बाद अपने मुल्क को ये बताते आए कि साहब जंग हम जीते हैं। हर युद्ध में उन्होंने ऐसे ही किया है। मैं तो सोचता 71 में क्या जवाब दिया होगा जब ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, उनको मतलब नहीं है यहाँ वेस्ट में जीते हैं, वो ये दिखाते हैं। तो आप पुराने इतिहास को देखो ना, नींव कहाँ से पड़ी। 10 साल जब इन्होंने किया है रूल, तब क्या हुआ कि ना जब सेकंड इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, अपने आप को इन्होंने पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, फिर किसी तरह मुस्लिम लीग के सपोर्ट में 1 साल बाद इसके प्रेसिडेंट बन गए, और 5 साल बाद जब इलेक्शन हुआ तब फातिमा जिन्ना, शी वॉज द कैंडिडेट ऑफ अपोजिशन, वो बहुत स्ट्रांग थी, पर इन्होंने पूरी की पूरी इलेक्शन को रिगिंग करके, और सपोर्ट उसके साथ में था, जीत इनको मिल गई। जब ये मिलिट्री पावर हाथ में आती है तो कोई जवाब देने के लिए आपके पास में कोई आदमी नहीं होगा, पुलिस नहीं है कि आपका इन्वेस्टिगेशन करेगी। तब क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी को हटा दो, इसको बिठा दो, इसको उठा दो, इसको पटक दो, क्योंकि आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप खुद के अकाउंटेबल हैं, यू आर द सुप्रीम पावर, और मार्शल लॉ लगा दो। उसके बाद में यदि कोई ज्यादा कुछ कहे, उठा लो, एब्डक्ट कर लो, किलिंग कर लो, एंड मास किलिंग होती है। ऐसे वालों में कहते हैं ऑर्गेनाइज मर्डर हो जाते हैं, और वो आर्मी के अंडर में होता है, बिकॉज जो सिर उठाए उसे कुचल दो। ये तक जो रीति रहती है, इसी कारण से सिविलियन पॉपुलेशन दबती गई, और एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब वो बड़े इज्जत से कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, जबकि पूरी बैकिंग में आर्मी है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो है सेना कर रही है वहाँ का। तो यानी कि वजह से लगता है जैसे हमारे यहाँ IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके जरिए हमारे बहुत अच्छे जो कैडेट्स हैं वो आर्मी के अंदर इंडक्ट होते हैं। यहाँ पाकिस्तान की आर्मी में इंडक्ट होने के लिए MBA की डिग्री चल जाएगी? नहीं, आर्मी में उनके लिए फर्स्ट चॉइस है। अच्छा, वो लेते भी कैसे हैं, वो कहेंगे कि बड़े हो, आर्मी के लिए ऑप्ट करो, सीनियर ऑफिसर बनो, ऐश करो। एक प्रकार से ऐश है, सीनियर ऑफिसर बन के कुछ नहीं करना, सारा ध्यान अपने प्रोफेशन से हटा के। हमारे यहाँ जर्नल्स प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है, जॉइंट ट्रेनिंग होती है, थिएटर ट्रेनिंग होती है, थिएटर कमांड ट्रेनिंग होती है। अभी एयरफोर्स की उसमें हुआ थिएटर कमांड की, अंडमान निकोबार कमांड। हमारे तो इतने डिस्कशन, सैंड मॉडल डिस्कशन। ये जब जर्नल बन जाएंगे तब देखते हैं इस कंपनी में इतना फायदा, इसमें इतना पैसा लगाओ, इतना बिजनेस करो। कैन यू बिलीव कि इनके पास में 12% पाकिस्तान की जितनी लैंड है उसका 12% आर्मी के पास में है, और मोस्टली फार्म लैंड है, उपजाऊ जमीन है, उसको कौन मेंटेन कर रहा है? यही कर रहे हैं। मतलब अब पाकिस्तानियों के पास में अपनी खेती करने के लिए जमीन होने के बजाय आर्मी कर रही है सारा धंधा। आर्मी फसल पैदा करके उसको बेचवा रही है और सादा पैसा कमा रही है उसमें से। और लेकिन ये तस्वीरें सामने आती है कि साहब जो आवाम जो है भूखी नंगी है, हलाकान है, इसका मतलब ये तमाम जो प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, वो आम जनता के लिए नहीं होता है। नहीं होता है। आप देखिए 1996 ऑनवर्ड क्या हुआ कि ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा कि 20% जो बजट का है वो पाकिस्तान के मिलिट्री के लिए खर्च होता है, इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, एंड इसके डेवलपमेंट के लिए, न्यू एरिया बसाने के लिए। यदि ये पैसा जितना उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर खर्च किया, उसकी जरूरत नहीं थी इनको, यदि वो खर्च करते एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, ह्यूमन वैल्यूज पे, उनके इलाज के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके मानव संसाधन उपयोग के लिए, और कई तरह के, जिससे पब्लिक आज जिस स्टेज में है वो नहीं होती। और इनके पास कमाई इतनी ज्यादा होती है कि 2007 में इनके पास करीब 10 बिलियन पाउंड की कमाई होती थी इन कंपनियों से। आज की ये है कि 26.6 बिलियन पाउंड की इनकी कमाई है, और ये अपने ऑफिसर्स में बांट देते हैं। तो इतना पैसा यदि इनकी कंपनियां अर्न कर रही हैं तो बाकी कंपनियां कुछ भी नहीं करेंगी, यही चला रहे हैं। बाकी को देखो आप, जनता क्या कर रही है, गुब्बारों में गैस भर के ला रही है, एक एक बैग के लिए लड़े जा रहे हैं। पर आर्मी में देखोगे ये जितने भी जर्नल हैं, जितनी कंपनियां चला रहे हैं, यही देश को बांट रहे हैं, यही देश को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो सच्चाई आप बता रहे हैं, हिंदुस्तान में बैठे वो पाकिस्तान परस्त लोग भी सुन रहे होंगे, क्योंकि गद्दार हर जगह हैं।
तो वो भी सुन रहे होंगे किस तरह से उनके जो आका हैं वो हरकतें करते रहते हैं, चोरों जैसी उनकी इमेज है ना। और ये बिजनेस यानी कि ये कोई जाबाज जो है फौज नहीं, बल्कि कहा जा सकता है कि बिल्कुल बिजनेस क्लास जो है फौज। देखो, जब बिजनेस क्लास फौज बन जाती है ना, तो उनकी सोच भी घटिया हो जाती है। अब ISI क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उसमें इंटर सर्विसेज नहीं है, उसमें आर्मी होनी चाहिए, एयरफोर्स होनी चाहिए, नेवी होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए। उसमें खाली आर्मी है। क्यों इमरान खान को पकड़ने के लिए रेंजर्स गए, पुलिस क्यों नहीं गई? क्योंकि उसकी पावर ही नहीं है, वो काम ही नहीं करते। हर जगह आर्मी को आप यूज करोगे तो आर्मी तो अपने आप को खुदा समझेगी। जो आदमी या जो ऑर्गेनाइजेशन खुदा समझेगा वो दूसरों को नीचे रखेगा। आज कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी सिस्टम हो, बिना आर्मी के सपोर्ट वहां पाकिस्तान में फंक्शन नहीं करेगा। कोई जितना भी झूठ बोले ये डेमोक्रेटिक है, ये हम ये कार्रवाई करते हैं, हम पूरा सिस्टम करते हैं, ये सब झूठ है। पाकिस्तान आर्मी हर चीज पे जहां निगाह डालेगी कि नहीं होना सो नहीं होना। अब मैं जो देख रहा हूं आज की सिचुएशन में कि इमरान खान जितना भी जोर लगा ले, इमरान खान को पावर में नहीं आएगा, बिकॉज पाकिस्तान ने आइस अपनी स्क्विंट कर ली है। लेकिन वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जब फौजी वहाँ की जो सर्विस है, लेकिन जिस मेंटेलिटी की आपने बात की उस पर दर्शकों इसमें गौर कीजिएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कर्नल साहब ने कही है कि देखिए, जब हमें एयर स्ट्राइक करनी होती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हमारे जो है जवान वहां पर गए। लेकिन इनकी तरफ से आते भाड़े के टट्टू। अगर उनको मुंबई में अटैक करना होगा तो भाड़े के टट्टुओं को भेजेंगे, इनकी कोई फौज नहीं आती। इनके 1947 से कबायली इन्होंने भेजे। मतलब कहीं ना कहीं जो इनकी जो फौज है वो पर्दे के पीछे बैठी रहती है। प्लानिंग के नाम पे सिर्फ ये होता है कि कुछ चंद पैसे देके, कुछ अफीम देके ये वहाँ पर जो है कभी अफगानियों को, कभी जो है मासूम जो है जवानों को उनको भेज देती है और उसके बाद जो है पीछे हट जाती है। उसके बाद वो भी कहते हैं कि ये हमारे जो है फौज से जुड़े हुए नहीं है। तो इनकी जो फौज है कभी भी एग्रेसिवली आई नहीं है। जो आपने सही कहा कि बिजनेस क्लास टाइप की जो फौज है इनकी। सर, कभी आपका आमना सामने हुआ हो इस तरह से? आप लोग की हंसी मजाक भी कभी हुए होंगे कि भाई क्या चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है? मेरा आमना सामना तो खैर ऐसा 1 to 1 नहीं हुआ। हाँ, यहाँ हम लोग श्रीलंका में थे तो श्रीलंका ऑफिसर से हम लोग की बात होती थी। अब पाकिस्तान से हमारा कोई, मेरा पर्सनली कह सकता हूँ कि ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं रहा, पर खबरें सुनते रहते हैं, बुक्स में, मैगजीन्स में पढ़ते रहते हैं, ऑफिसर्स डिस्कशन में कई चीज़ें निकलती रहती हैं। और वो ऑफिसर्स जो कि है ना हमारे बाहर स्टाफ कोर्स करने जाते हैं, इनके साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स का इंटरेक्शन पता लगता रहता है। तो खबर तो हर जगह मिलती है और ये नोटिस में भी आती है, क्योंकि ये एंजॉय करने वाली फौज है। जबकि जवान काम करता है बट ऑफिसर्स इसमें एंजॉय करते हैं। हमारे ऑफिसर्स शुरू से ही ना कोर्सेज करेंगे, अपने आप को प्रोफेशनली टाइट करेंगे। ये जो ऑफिसर्स बड़े होते हैं ये अपना प्लेसमेंट और अपना चीजें सेट करने में लग जाते हैं। मतलब यदि वो मेजर जनरल बन गया तो खुदा बनना शुरू हो गया, और कोर कमांडर बन गया तो खुदा हो गया। बट अभी जो कोर कमांडर का घर चलाया वो एक अलग चीज है। ये भी मेरे को इसमें बहुत बड़ी चाल, मैं पर्सनली कह सकता हूँ, मैं अभी इस पर कोई फिर भी कंफर्मेशन नहीं कहूँगा, कि इसमें कहीं ना कहीं मेरे को बू आती है कि कोई ना कोई साजिश आर्मी की खुद रची हुई है इस चक्रव्यूह में। जी बिल्कुल। इमरान खान तो कुछ कहते ही हैं कि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ हुआ तो रिएक्शन हुआ है, लेकिन उनको भी हैरानी होती है। लेकिन अगर किसी आदमी को हटाना हो तो इस तरह की तो हथकंडों में एक्सपर्ट है पाकिस्तान की। और मुझे लगता है दर्शकों इस बात पर गौर कीजिएगा, पिछले कुछ समय से हमारे देश में ISI नाम का जो शब्द है वो लुप्त जैसा हो गया है। बिल्कुल टोटली। पहले एक समय था, अगर कह दें कि 2014 या 2012-13 से पहले का दौर था, भारत की फिल्मों में ISI को ऐसे बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता था कि ISI ना हो, सब ऐसा कोई भगवान का तुरुप का एक हो कि कुछ भी अगर हो रहा हो तो ISI कर रही है। ISI बॉलीवुड की हर जो फिल्मों में दिखा रहे हैं कि ISI ने जो ये कर दिया, मतलब ऐसा लगता है कि ISI के पास कितने इक्विपमेंट है, कितनी ताकत है, कितनी फोर्सेज है, कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना मुखबिर है। पूरे हमारे देश में ऐसे जासूस उन्होंने फैला रखे हैं। वो चाहे जब चाहे जिधर चाहे, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से हर कुछ कर सकते हैं। और अब ऐसा, और अब देख रहे हैं दर्शकों बॉलीवुड में किस तरह से ISI को जो है बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। आप इस बात को समझिए, वो कौन सी ऐसी वजह है कि इस तरह की जो मेंटेलिटी अगर बॉलीवुड के जरिए फैल रही है तो उसको फैलाने दिया गया। हमारे जहन में ISI को ऐसा बैठा दिया गया कि साहब ISI नहीं होगी, इनसे डरना चाहिए। कहीं पे भी टिफिन के बम फोड़ दिया जाता है साहब, और बोलते थे ISI का इसमें आता है। अब तो वो टिफिन बम भी नहीं फोड़ पा रहे, क्योंकि अब हमारा देश पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। तो जो ISI नाम का जो शगुफा है, उसकी हवा जो है ऐसी, इतनी पोल जो है वो खुल चुकी है।
अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि आईएसआई एक मेरे ख्याल एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। हर कंट्री जो कंट्री होते हैं जिसकी आर्मी मतलब एक्सटर्नल एजेंसी अलग होती हैं, इंटरनल एजेंसीज इंटेलिजेंस की अलग होती हैं। बाहर देश में इंटेलिजेंस जैसे हमारा रॉ है, बाहर देश का है, इंटरनल सीबीआई करेगी, बट उसमें देखो एफबीआई है, एक मैं माफी चाह रहा हूं है। बीच में दर्शकों गौर से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि एक बड़े सोची समझे ये बहुत समय से, हालांकि मैं ये सिर्फ अभी समय बात बोल रहा हूं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं या तो कर्नल साहब या आगे जाके हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। सर, पिछले कुछ समय से जो फिल्में बन रही हैं हमारे रॉ को लेकर दिखाया जाता है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर जो है बड़े अजीब तरीके से अभी कुछ फिल्में आ रही है वेब सीरीज में कि वो बोलता है कि आप हमारे एजेंट हो, वो एजेंट मना करती है कि मैं एजेंट नहीं हूं, आप डीप असेट हो, अजीब 3-4 शब्दों को लेकर, और रॉ जो है वो बैकफायर कर जाती है कि हाँ साहब वो ऑपरेशन नहीं हो रहा, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी जो है उसको ऑपरेशन नहीं करने देती, तो एक हतोत्साहित करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं इस तरह की हमारी जो एजेंसीज में काम करने वाले लोगों के साथ भी। और नई जो पीढ़ी है जो रॉ को सर्व करना चाहती है वो भी कहीं ना कहीं डर जाती है कि यार रॉ तो कहीं ना हमें बिल्कुल साथ छोड़ दी। और वहीं दूसरी ओर आईएसआई को बॉलीवुड ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाता है कि साहब आईएसआई में ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं कि साहब जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी कुछ कर सकता है। तो ये सोची समझी रणनीति जो हम लगातार ये कहते आ रहे हैं दर्शकों, ये सोची समझी साजिश है जो बॉलीवुड के जरिए जो है हमारी जो एजेंसीज हैं उनको कमतर दिखाना, उनको दिखाना कि साहब ये किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। दूसरी ओर लगातार कर्नल साहब बता रहे हैं कि वो ये जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, जो तथाकथित जो पता नहीं कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं, अगर इतना ही है तो पाकिस्तान में आप देखिए ना, पूरी की पूरी पाकिस्तान में क्या हालात हैं, इनके आईएसआई एजेंट्स क्या कर रहे हैं, पूरा कभी चाइना वहां पे ठोक रहा है, बलूचिस्तान वहां पे ठोक रहा है, तालिबान वहां पे ठोक रहा है, पूरे देश में आगजनी हो रही है, खुराफात हो रहे हैं। इनका पाकिस्तान का जो पुराना जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कि बकरी मेमने हो। आप सोचिए कहां इनका एएसआई, कहां इनके इंटेलिजेंस। तो ये सिर्फ हमारे ही देश में बैठे बैठे वो लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं, इस तरह का ताना बाना जो ख्याली पुलाव जो है ना, ये वो बना बना के हमारे दिमाग को जहन में बैठा दिया कि साहब हम तो कुछ है नहीं और ये सब कुछ है। ये शुरुआत से हमारी किताबों में, हमारी रिपोर्ट्स में, हमारे टीवी सीरियल्स में दिखाया गया कि भारत जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो गरीब मुल्क था। अरे गरीब मुल्क था तो भैया रावण की सोने की लंका तो त्रेता युग से बन चुकी थी। आप कहते हो जीरो का आविष्कार किया भारत ने, आर्यभट्ट ने। अरे जीरो से पहले हमारे यहाँ पे इतने इतने वेद और वेदांत है, वहां पे इतनी काउंटिंग हुई है, इतने गैलेक्सीज की बात कही गई है जहां पे अभी तक मॉडर्न साइंस नहीं पहुंच पाई है, तो वो कौन से जीरो के सारे पहुंच गए थे। तो हमको कमतर आंकने का ये जो ये प्रोपोगेंडा है उसको समझने की जरूरत है। और यही वजह कि आज हमारा जो मकसद है कर्नल साहब आपके जरिए वो ये बताना ही था कि देखिए इंडियन आर्मी को लेकर लोगों के मन में गर्व महसूस हो कि हमारी जो फौज है वो कभी भी परवाह नहीं करती, अपनी जान की परवाह नहीं करती है, शहादत देती, वीरगति करती है। उस समय ये नहीं सोच रहे थे कि हमें बदले में क्या मिलने वाला है। और यहाँ तो पाकिस्तान की जो फौज है वो एंट्री करने के दौरान ही, यानी कि मैं तो पहले कह रहा हूं कि वो बिजनेस डिग्री लेके आती है यहाँ पे जो है सर्व करने के नाम पे, और सिर्फ मौज ही मौज। क्योंकि हमें जताया गया, पाकिस्तान की गलती नहीं इसमें, मैं तो कहूंगा सब पाकिस्तान की इसमें कोई गलती। हमें इंडियन आर्मी को कब बोला गया कि आप अंदर जाके उनको ठोक के आइए, बम फोड़ के आप अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाइए। तो ये कभी खुले हाथ कब दिए गए? अगर पहले दे दिए गए होते तो पाकिस्तान की जो ये फौज के जो कारनामे है वो शायद वो भी नहीं। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आईएसआई का जो सारा काम है सब झूठ पे टिका हुआ है। देखिए आईएसआई जैसे आपने कहा पूरा झूठ पे है। वो जो भी चीज करती है सब झूठ पे। जितने वहां मिलिटेंट आ रहे हैं ये सब झूठ पर्पस उनको इकट्ठा करके उनको लाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि इंडिया में ये हो रहा, इंडिया में ये हो रहा, भारत में तो मुसलमान मर गया और उसको तो मारा जा रहा, पाकिस्तान का कश्मीर बर्बाद हो गया। मैं तो कहता हूँ उनको ये पूछना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान आर्मी आप क्या कर रही हो, आप आ जाओ। क्या कर रहे हो? आप आओ ना। नहीं, यदि आपके पास सब्सटेंस है तो आप इंटरनेशनली प्रूव करो ना, वो है नहीं। इसलिए तो उनको क्यों अभी मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह, क्योंकि अब चीजें हम लोग ने एक्सपोज करनी शुरू कर दी। पहले हम रिसीव कर रहे थे, पहले हम ज्यादा उतना रिप्लाई नहीं कर रहे थे, अभी हम क्योंकि हमारे हाथ बांध दिए गए थे। और ये इतना ये 370 पहले की सरकारों ने हाथ बांध दिए थे, हाथ बांध दिए, खुल के बोले ना। हाँ, हाथ बांधे हुए थे, कोई शक नहीं। आपने खुद भी देखा होगा सोल्जर्स के ऊपर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उनका हेलमेट उठा रहे हैं। ऐसी हरकत अब कोई सोच सकता है? यदि आप पूरी पावर बिरयानी खा रहे हैं, दहशतगर्द बिरयानी खा रहे हैं। नहीं, उस समय था कि सिर काट के ले जाते थे। इतना बड़ा, जैसे बहुत बड़ा कारनामा हो गया, एक बंदा वहां पेट्रोलिंग कर रहा है, उसकी आप गर्दन काट के सिर उठा के ले गए। मतलब आपने इतना महान काम कर दिया। हमारा तो बैट फोर्सेस है वो इतनी है, कहाँ गई बैट फोर्सेस अभी? बॉर्डर एक्शन टीम अभी कहाँ गई? क्योंकि झूठ का जाल इतना फैलाया हुआ था, और ये दिखाने के लिए कि हम इतने स्ट्रांग हैं और हम इंडियन आर्मी को मैच कर सकते हैं। यदि स्ट्रेंथ होती तो 47th नहीं होते, 5th होते, जो आज इंडियन आर्मी है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और उस जो ब्रेन वॉश हमारी भारत की जो जनता का किया हुआ बहुत लंबे समय से, उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक साफ करने में आपने समय दिया, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू। तो इंडिया फर्स्ट की इस एपिसोड के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान की फौज क्या करती है, अब तक वो कैसे मजे लेते आई, फौज उनकी मौज कर रही है, हमारे जहन में बात डाल दी गई सब पाकिस्तान की फौज बहुत महान है, सूरमा फौज है, हमारे दिमाग में डाल दी गई ऐसा ही कुछ भी कर सकता है। और बॉलीवुड, फिर मैं कहता हूं ये बॉलीवुड को ध्यान से देखिए, 1947 से लेकर अब तक सारी फिल्मों का जो विश्लेषण कीजिए, ये कौन हमारे दिमाग जहन में डाल रहा है। हम तो गए नहीं पाकिस्तान में देखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बड़े बड़े जो है वो दिखाते हैं कि साहब सरफरोश मूवी आए तो उसमें उन्हें वहां पे बैठा हुआ है, वहीं से बैठे बैठे डिजाइन कर रहा है कि सब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये अब क्यों नहीं हो रहा? ये ना ये पूरा माइंड गेम है, ये आपके जहन में डाला गया है ना, ये पूरा का पूरा कि आपको कमजोर कर देना जहनी तौर पर। जब आप सोच पाने की शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी तो एक्ट कैसे आप करोगे? इसलिए सबसे पहले आप उस ये गौरव को प्राप्त करें, इस गर्व को प्राप्त करें कि आप भारतीय हैं, आप उन करोड़ों भारतीयों में से एक हैं जो इस देश के लिए मर मिट सकते हैं। और भारत का लोहा पूरा विश्व पहले भी मानती थी और अब आप और हमारे जरिए मानेगी। देखते रिपब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।